अपने अपनी जो तैयारी है वो पूरी कर ली होगी और जो भी नेसेसरी चीजें उन्होंने मेंशन किया था इंस्ट्रक्शंस में वो आपने सब कुछ पैक कर लिया होगा। ना कुछ क्वेरीज थे अबाउट कि जो एडमिट कार्ड है वो कलर्ड होना चाहिए या फिर ब्लैक एंड व्हाइट। सो सी लास्ट टाइम उन्होंने साफ-साफ मेंशन किया था इंस्ट्रक्शन में कि जो हमारा एडमिट कार्ड है वो कलर्ड होना चाहिए। इस बार ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, बट टू बी ऑन द सेफर साइड आप लोग कलर्ड प्रिंट आउट ही लेके जाना एडमिट कार्ड का। उसके बाद था कि आपको तीनों शीट्स लेके जानी है या फिर सिर्फ एक शीट लेके जानी है। तो आपके इंस्ट्रक्शन में साफ-साफ लिखा है कि आपको तीनों शीट्स डाउनलोड करनी है, एक शीट डाउनलोड नहीं करनी है। तो ऐसा कह सकते हैं कि आपको लेके भी तीनों शीट्स ही जानी पड़ेगी, क्योंकि जो वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए लोग होते हैं, काफ़ी बार उनको ये बोल दिया जाता है कि भई एडमिट कार्ड है और उसके अंदर 3 शीट्स हैं। तो वो ये नहीं देखेंगे कि पीछे वाली शीट्स पे इंस्ट्रक्शंस हैं और वो ज़रूरी है या नहीं है। वो आपसे सिर्फ बोलेंगे कि 3 शीट्स हैं या नहीं है। तो आप तीनों शीट्स निकलवा लेना अपनी। और जो फर्स्ट वाला कॉलम है, नीचे की साइड जो सेल्फ डिक्लेरेशन है और भी चीजें मेंशन है, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई है, उन्होंने ऑप्शंस दे रखे हैं, फीवर, कफ, फ्लू, कुछ भी आपको हुआ है तो उस चीज पे टिक कर देना। अगर नहीं हुआ है तो कुछ भी नहीं करना, एज इट इज रहने देना। अगर आप कहीं घूमने गए थे लास्ट 14 डेज के अंदर या फिर कहीं से आए हो तो वो चीज मेंशन कर देना, अगर नहीं है तो उसको ऐसे ही छोड़ देना। उसके बाद आपको अपनी फोटोग्राफ पेस्ट करनी है वहां पर, और एक फोटोग्राफ लेके भी जानी है। जब वहां पे अटेंडेंस होगी आपकी एग्जाम सेंटर में तो आपको वहां पेस्ट करनी होगी एग्जामिनर के सामने। देन यू हैव टू पुट योर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, जो मिडिल मोस्ट कॉलम है फॉर्म के अंदर, उसमें एडमिट कार्ड के अंदर, उसमें आपको लेफ्ट थंब अपना उसका इम्प्रेशन देना है। तो ये आप या तो आपके पास स्टेम्प पैड है तो आप उससे कर सकते हो, नहीं तो ब्लू स्केच से अपने जो थंब है उसको अच्छे से आप कलर करना और उसके बाद आप एक बार रफ नोटबुक पे या कहीं पे करके देख लेना, तो कुछ उसी टाइप का आपके पास इम्प्रेशन आ जाएगा। और हाथ हिलाना मत वरना वो स्मज हो जाएगा, तो उसके लिए स्पेशली उन्होंने बोला है कि स्मज नहीं होना चाहिए। देन आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर उस एडमिट कार्ड पर होने चाहिए। ये सारी चीजें आपको घर से करके ले जानी है और वहां के लिए आपको फोटोग्राफ अलग से लेके जानी है जो कि आप वहां पर पेस्ट करोगे। एंड एग्जाम कितने बजे से स्टार्ट होगा? सो सी लास्ट टाइम जो एंट्री टाइम था वो था, हमारा एग्जाम था 4 to 6, जिसमें कि 3 बजे से एंट्री आपकी स्टार्ट थी और लास्ट 3:45 तक अलाउड थी एंट्री। तो 3:45 पे एंट्री उन्होंने क्लोज कर दी थी। उसके बाद हमें 15 मिनट का कुछ टाइम दिया था उन्होंने, फ्रेश वगैरह होना था या फिर थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए उन्होंने 15 मिनट्स का टाइम दिया था। उसके बाद एग्जैक्ट 4 बजे हम लोगों ने लॉग इन कर लिया था और फिर 120 मिनट्स का हमारा एग्जाम चला था। तो इस बार भी जब भी आपकी एंट्री क्लोज होगी तो मे बी वो आपको 5-10 मिनट दे और उसके बाद आपका जो एग्जाम है वो स्टार्ट होगा। और मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बता रही हूँ, कैलकुलेटर आपको कंप्यूटर के अंदर ही मिलेगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर है वो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लॉग की वैल्यू, ई की वैल्यू, लास्ट टाइम मुझे अच्छे से याद था कैलकुलेटर है। और भी किसी ने कमेंट सेक्शन में कहा है, कंफर्म किया है कि जब उन्होंने 2018 में ये एग्जाम दिया था तो वहां पे कैलकुलेटर था। तो 2 सालों से कैलकुलेटर था तो इस बार भी होगा। नाउ स्टार्टिंग विथ फ्यू टॉपिक्स जो कि रह गए हैं, जैसे कि 4 फीचर हो गया और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, तो कुछ टॉपिक्स रह गए हैं तो उनको आज देख लेते हैं। सो स्टार्टिंग विथ 4 फीचर, तो 4 फीचर से एक क्वेश्चन आया था लास्ट में कि क्या अमाउंट होनी चाहिए 4 फीचर की। तो बेसिकली 4 फीचर होता क्या है आपके पास, जब भी हम शेयर कैपिटल इशू करते हैं और 1-2 कॉल्स के बाद अगर कोई जो कोई इंसान डिफॉल्ट कर देता है पेमेंट में, सपोज एप्लीकेशन मनी दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, पर फर्स्ट कॉल पे डिफॉल्ट कर दिया, फाइनल कॉल पे डिफॉल्ट कर दिया, तो जो भी अमाउंट आपकी आती है, जैसे एप्लीकेशन की आ गई या फिर अलॉटमेंट की आ गई, जो भी ऑलरेडी पे कर दी है डिफॉल्टर ने, उसको हम कहते हैं 4 फीचर अमाउंट। सो यहाँ पे क्या है आपके पास, जब भी 4 फीचर होता है तो जितनी भी एंट्रीज हुई हैं जब आपने इश्यू किए थे उस पर्टिकुलर इंसान को शेयर, वो सारी एंट्रीज अब रिवर्स हो जाएंगी। तो शेयर कैपिटल आपका उस वक्त
क्रेडिट हुआ था, तो इस बार शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। जितनी भी अमाउंट कॉल हुई है उस वैल्यू से, सपोज 10 रुपीज का शेयर था और आपने अभी तक 8 रुपए तक ही बुलाए थे, तो सिर्फ कॉल्ड अप वैल्यू से ही शेयर कैपिटल जो है वो डेबिट होगी। फिर जो भी उसके अनपेड कॉल्स थी, जो उसने नहीं पे की हैं, उसको आप क्रेडिट कर दोगे। और शेयर फीचर में कौन सी अमाउंट आ जाएगी, जो भी अमाउंट उसने अभी तक आपको पे कर दी है, जितना भी है अलॉटमेंट का, एप्लीकेशन का या सिर्फ एप्लीकेशन का, वो सारा आ जाएगा शेयर फीचर में। नाउ अगर कोई कंपनी है जो कॉल्स इन अरियर का अकाउंट मेंटेन करके रखती है, देन दैट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद द अनपेड पोर्शन ऑफ द अमाउंट इंस्टेड ऑफ शेयर अलॉटमेंट अकाउंट या फिर शेयर call account. Now, balance sheet in the share forfeiture account is shown. The balance in the share forfeiture account is shown under the share capital on the liabilities side of the balance sheet. Or this account will remain till the said shares forfeited are reissued by the company. तो जब तक शेयर जो है वो रीइश्यू नहीं होंगे तब तक ये आपका अकाउंट रहेगा। नाउ अगर सपोज जो शेयर्स थे वो इनिशियली प्रीमियम पे आपने इशू किए थे और प्रीमियम भी उसने सपोज पे कर दिया, नहीं कर दी, दोनों आपके पास हो सकते हैं, तो इन दैट केस अगर शेयर फॉरफीचर के टाइम पे पेमेंट ऑलरेडी उसने पे कर दिया था, जो भी प्रीमियम था वो पे कर दिया था, देन एंट्रीज सेम रहेंगी जो आपके पार के टाइम पे रहती है। मतलब कि शेयर प्रीमियम अकाउंट को आप फिर से डेबिट नहीं करोगे उस वक्त, जैसे आपने क्रेडिट किया करते हैं हम शेयर सिक्योरिटीज शेयर प्रीमियम अकाउंट को, तो अब वो आप डेबिट नहीं करोगे, मतलब उसका कोई रिवर्स एंट्री नहीं होगा, उसको आप भूल ही जाओगे कि ये पैसे आपने कभी लिए भी थे। बट सपोज कि आपने शेयर जो थे आपके वो प्रीमियम पे इशू किए थे और कुछ अमाउंट जो था वो शेयर प्रीमियम में सपोज नहीं आया, अनपेड था या फिर कुछ आया कुछ नहीं आया, इन दैट केस जो शेयर प्रीमियम अकाउंट है उसको आप डेबिट करोगे जितनी भी प्रीमियम अमाउंट आपको नहीं मिली है उससे। तो मतलब अगर आपको अमाउंट मिली है शेयर प्रीमियम की तो उसको आप भूल जाओगे फॉरफीचर के टाइम पे, अगर नहीं मिली है तो आप याद रखोगे और फिर शेयर प्रीमियम अकाउंट को आप डेबिट करोगे। And so if none of the premium is received, the entry will be reversed completely. So both share capital account and share premium account for the amount not received will be debited. So when the shares are initially issued at a discount and then forfeited, such a discount must be written off. तो जैसे प्रीमियम के टाइम पे हमने कुछ एंट्रीज की, मतलब अगर पूरा पे कर दिया है तो भूल गए, अगर नहीं किया तो एंट्री को रिवर्स कर दिया है। अगर आपके जो शेयर्स हैं वो आपने इशू किए थे डिस्काउंट पे, इन दैट केस, और उसके बाद आपने उसको फॉरफीट किया है, तो डिस्काउंट जो भी था उसको आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा और उसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री भी आपको पास करनी पड़ेगी। सो जो भी डिस्काउंट एप्लीकेबल था उन जो शेयर्स फॉरफीट हुए हैं उसको हम राइट बैक करेंगे। और किस तरीके से करेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। काफी बार जो डायरेक्टर्स हैं वो रीइश्यू भी कर देते हैं शेयर्स को, सो द रीइश्यू कैन बी डन एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। तो यूजुअली जो भी शेयर फॉरफीट होते हैं उनको हम डिस्काउंट पे ही रीइश्यू करते हैं। सो जो मैक्सिमम डिस्काउंट की दे सकते हो आप वो कितना होगा, जितना भी आपने उस पर्टिकुलर शेयर के फॉरफीचर पे आया है। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जितना भी है ना, सिर्फ आप उसी से कर सकते हो, क्योंकि जो डिस्काउंट आप दे रहे हो वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट से ही आप राइट ऑफ करोगे। ओके, नाउ आफ्टर दिस आपके पास ये गार्नर वर्सेस मुरे का कुछ रूल है। ये यूजुअली कब आता है आपके पास, जब डिसोल्यूशन वाला आपने चैप्टर पढ़ा था, फर्म डिसॉल्व होती है उस टाइम का है ये। तो अकॉर्डिंग टू दिस, solvent partners should bring cash equal to their share of the loss or realization। ये पहला रूल था। और उसके बाद था आपके पास the cash on account of the insolvent partner should be borne in the ratios of capitals। ओके, सो जो नेट रिजल्ट होगा वो क्या होगा, जो भी लॉस हुआ है इंसॉल्वेंट पार्टनर की वजह से वो सॉल्वेंट पार्टनर
के जो रेशियो थे जिसमें वो प्रॉफिट और लॉसेस अपने शेयर करते थे, उसमें शेयर नहीं करेंगे, वो करेंगे उनको अपने कैपिटल रेशियोज में जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन। तो ये एक छोटा सा रूल था, तो मैंने ये वाला भी इसमें डाल दिया। ना कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज थी, जैसे जब हम क्वेश्चंस करते थे तो हमारा कुछ जो पार्ट होता था क्वेश्चन का, काफी बार तो बैलेंस शीट में चीजें दे रखी होती थी और काफी बार वो एडजस्टमेंट के अंदर आपको काफी पॉइंट्स दे के रखते थे, एडमिशन के टाइम पे, रिटायरमेंट के टाइम पे, डेथ के टाइम पे। तो पहला है आपके पास क्लोजिंग स्टॉक। तो इनकी आप हमेशा 2 एंट्रीज करते थे, जो भी चीज हमें एडजस्टमेंट में गिवन रहती थी उसकी हम 2 एंट्रीज करते थे। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपके पास क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है आपके एडजस्टमेंट में, तो एक चीज आपको ये करनी है कि बैलेंस शीट में अपीयर होगा वो एसेट साइड पे, साथ में आप उसको क्रेडिट करोगे ट्रेडिंग अकाउंट में। देन अगर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं आपके पास, तो इन दैट केस जो 2 इफेक्ट आएंगे इसके, वो क्या होंगे, एक तो वो डेबिट साइड पे आएगा ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और किस तरीके से आएगा, आप जो भी वो एक्सपेंस है, सपोज सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो पहले सैलरी के अमाउंट लिखोगे, उसके बाद नीचे लिखोगे प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी और ऐड करके टोटल अमाउंट आप शो कर दोगे। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके पास आएंगे लाइबिलिटी साइड में ऑफ द बैलेंस शीट। देन यू हैव प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। तो इन दैट केस सबसे पहले जो भी आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं वो आएंगे आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसको आप क्या करोगे, जो भी एक्सपेंस था वो, जैसे आउटस्टैंडिंग वाले को आपने ऐड कर दिया तो प्रीपेड वाले को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे। अपार्ट फ्रॉम दिस प्रीपेड एक्सपेंस है, तो जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को आप लाइबिलिटी साइड में रिप्रेजेंट कर रहे थे, वैसे ही प्रीपेड एक्सपेंसेस को आप एसेट साइड पे शो करोगे ऑफ द बैलेंस शीट। Now you have accrued income. Accrued income क्या होती है, that income which has been carried but not received during the accounting year। मतलब आपने कमा तो ली है पर फिजिकली वो अभी आपको मिली नहीं है, तो दिस इज योर accrued income। तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले तो accrued income आपको क्रेडिट साइड पे शो करनी पड़ेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। उसके बाद जो भी आपको एक एसेट की तरह आप उसको इट विल बी अ बेनिफिट रिसीवेबल, आई गेस ये बिल रिसीवेबल होना चाहिए, दैट इज एन एसेट टू द बिजनेस एंड देयरफॉर वो आप शो करोगे एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। नाउ इनकम रिसीव्ड इन एडवांस या फिर अनअर्न्ड इनकम्स, तो मतलब कि आपने अभी तक ऐसा काम नहीं किया है पर आपको किसी ने ऑलरेडी पैसा दे दिया है, जैसे एडवांस फी वगैरह आपने किसी को पे कर दी या फिर रेंट पे कर दिया एडवांस। तो इन दैट केस सबसे पहले तो वो आएगा आपके पास क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसको आपको डिडक्ट करना पड़ेगा जो भी आपका अमाउंट था, क्योंकि वो इस साल का नहीं है, प्रीपेड है, किसी ने मतलब एडवांस आपको दिया है, तो हो सकता है कि वो इस साल का ना हो, जितना इस साल का होगा इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उतना ही आएगा, तो आप जो भी एक्स्ट्रा होगा उसको डिडक्ट कर दोगे। साथ में अनअर्न्ड इनकम के नाम से ये लाइबिलिटी साइड में आएगा ऑफ द बैलेंस शीट। देन यू हैव डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन एक तो डेबिट साइड में आता है, टू डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, साथ में जो बैलेंस शीट है आपकी, जो भी एसेट आपका डेप्रिशिएट हुआ है उसमें से आप जो भी वैल्यू है उसको डिडक्ट कर दोगे। देन यू हैव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग सबसे पहले तो डेबिट साइड में आता है, क्योंकि वो एक एक्सपेंस है कंपनी के लिए, तो वो आप करोगे शो ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप लाइबिलिटी साइड में शो करोगे, किस तरीके से आप उसको कैपिटल में ऐड कर दोगे। ओके, एंड इसी की तरह आपका जो ड्राइंग्स है वो भी देखेंगे। तो ड्राइंग्स में क्या होगा, वो एक रेवेन्यू की तरह है, जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है तो वो आप क्रेडिट साइड पे शो करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, और कैपिटल में से उसको रिड्यूस कर दोगे लाइबिलिटी साइड से। देन यहाँ पे कुछ मैनेजमेंट की डेफिनेशंस हैं, तो आई गेस एक बार उन्होंने नॉर्मल एक क्वेश्चन पूछ लिया था और पूछा था कि ये पर्टिकुलर डेफिनेशन जो है वो किसने दी थी। तो यहाँ पे 4 कुछ मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने कुछ कुछ डेफिनेशन दी है, जिसमें कि सबसे ज्यादा जो फेमस है, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स
done through and with people in formally organized groups. तो ये आपके किसने दिए? हैरल्ड नोट्स ने. फिर डे क्लॉफ ने दी है आपको डीजे, मैनेजमेंट इज द आर्ट्स एंड साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप. पीटर एफ ड्रकर ने दी है आपको मैनेजमेंट इज अ मल्टीपर्पस ऑर्गन दैट मेक्स अ बिजनेस एंड मैनेजर्स एंड मैनेजर्स वर्कर एंड वर्क. तो ये जो पीटर एफ ड्रकर हैं, अगर आप गूगल करोगे तो फादर ऑफ मैनेजमेंट भी इन्हीं को ही माना जाता है. तो इन केस अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हो. अकॉर्डिंग टू EFL Breck, management is a social process entailing responsibility for the effective or efficient planning and regulation of the operations of an enterprise. अगर आपको याद हो तो आपने 12th में levels of management पढ़ा था, top level management, middle level management and lower level management. तो वो वाला जो structure था management का, जो division थी, वो इन्हीं ने दी थी, ब्रेक ने. ओके, सो जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हमने पढ़े हैं वो मिस्टर ब्रेक ने ही दिया था. देन ये वाली चीज इज इम्पोर्टेंट कि फर्म को कब शट डाउन करना चाहिए, कोई भी उसके ऑपरेशंस हैं तो वो कब शट डाउन होने चाहिए. तो एक बार ये क्वेश्चन आया था और उन्होंने पूछा था कि जब वेरिएबल कॉस्ट कम हो, फिक्स्ड कॉस्ट कम हो, तो कौन सी सिचुएशन में. तो इफ AR फर्दर फॉल्स, तो यहाँ पे क्या है, at the shutdown point, firm incurs loss of fixed cost. The firm does not stop the production at this point as fixed cost will still be incurred. However, if AR further falls and is unable to meet even AVC, the firm will shut down the operations. तो सीधी सी बात क्या है कि अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं कर पा रही है फर्म आपकी, तो उस पॉइंट पे आने के बाद आपको जो अपना फर्म है उसको शट डाउन कर देना चाहिए. तो जो अपने एक्सपेंसेस हैं, फिक्स्ड कॉस्ट है, जब आपका AR इज इक्वल टू AVC है, उस टाइम पे फर्म अपने जो फिक्स्ड कॉस्ट है उनको भी पे नहीं कर सकती, तो उस टाइम पे शट डाउन कर देना चाहिए. तो याद रखना, ABC अगर आपका जो AR AVC के इक्वल है तो एट दैट पॉइंट फर्म को अपने ऑपरेशन शट डाउन कर देने चाहिए. देन यू हैव ब्रेक इवन पॉइंट. ये मैंने कल भी डिस्कस किया था, पर वो हमने किया था ब्रेक इवन पॉइंट कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के व्यू से. ये वाला है आपका इको के अंदर. तो ब्रेक इवन पॉइंट हमें पता है कि क्या होता है जब आपके कॉस्ट रेवेन्यू इक्वल होते हैं. तो 2-3 तरीके से आप ब्रेक इवन पॉइंट को फाइंड आउट कर सकते हो. पहला इज कि जब आपका TR TC के इक्वल होगा, जिस भी पॉइंट पे TR TC के इक्वल होगा वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा. इसके अलावा आप ब्रेक इवन पॉइंट is also achieved when AR is equal to AC. तो सिंपल सा, अगर आप दोनों साइड TR is equal to TC को दोनों साइड आउटपुट से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास यही आएगा, AR is equal to AC. तो कुछ इस टाइप का आपका डायग्राम जो है वो बनता है. तो ब्रेक इवन पॉइंट्स आपका दोनों तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो, TR is equal to TC से भी और AR is equal to AC से भी. नाउ ये है आपके पास कुछ कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम आप कब कह सकते हो कि प्रोड्यूसर जो है वो इक्विलिब्रियम में है. तो 2 कंडीशंस का होना बहुत जरूरी है. जैसे दिस इज योर कर्व, ये MC कर्व है और ये U शेप्ड होता है, या फिर आप इसको कह सकते हो कॉन्वेक्स टू X एक्सिस. तो इन दिस केस आप क्या करते हो, जैसे ये आपका MR है और MR इज इक्वल टू AR होना चाहिए. तो पहला जो कट है ये AR इज इक्वल टू MR, ये आपका इक्विलिब्रियम शो नहीं करेगा. आपका पॉइंट जहाँ पे इक्विलिब्रियम शो होगा वो सेकंड पॉइंट होगा. तो 2 कंडीशंस होनी चाहिए. सबसे पहला क्या कि MC इज इक्वल टू MR होना चाहिए. तो आप कहोगे यहाँ पे भी MC MR के इक्वल है और यहाँ पे भी MC MR के इक्वल है, पर इस वाले पॉइंट को हम नहीं लेंगे. हम किस पॉइंट को लेंगे, इस वाले पॉइंट को, जहां पर MC इज ग्रेटर देन MR. ओके, तो जब भी MC इक्वल टू MR होगा एंड सेकेंड पॉइंट इज कि MC इज ग्रेटर देन MR आफ्टर MC इज इक्वल टू MR. इस पॉइंट पे आप कह सकते हो कि जो प्रोड्यूसर है वो इक्विलिब्रियम में है.
यहाँ पर हम क्यों नहीं कह सकते कि जो प्रोड्यूसर है वो इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है वो मार्जिनल रेवेन्यू से कम होता जा रहा है, मतलब कि आपका जो रेवेन्यू है वो ज्यादा है और कॉस्ट कम है, इसलिए वो यहाँ पर इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। वो कहाँ पे इक्विलिब्रियम में होगा? यहाँ पर। फाइन। After that you have monopolistic competition and monopoly. तो इतना याद रखना कि जो डिमांड कर्व है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का वो ज्यादा इलास्टिक होता है एज कंपेयर टू डिमांड कर्व अंडर मोनोपोली। तो जो आपका डिमांड कर्व मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का होता है वो फ्लैटर होता है और जो मोनोपोली का होता है वो थोड़ा सा स्टीपर होता है। देन ये वाली चीज लास्ट टाइम आई थी, तो ये क्या है जो हम चेंज करते हैं ना कि जीएनपी को अगर आपको जीडीपी में चेंज करना है या फिर जीएनपी एट मार्केट प्राइस को आपको जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट करना है, तो सबसे पहले अगर आप ग्रॉस और से ग्रॉस कोई भी इनकम दे रखी थी आपको और आपको नेट पे जाना है, तो आप क्या करोगे? सिंपली ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए आप डेप्रिसिएशन को लेस कर दोगे और नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए आप डेप्रिसिएशन को ऐड कर दोगे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है आपके पास नेशनल या फिर डोमेस्टिक। तो जैसे हम कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो अगर आपको नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है, इन दैट केस NFIA आप लेस करोगे, और अगर डोमेस्टिक से नेट पे जाना है तो नेशनल पे जाना है तो आप NFIA ऐड करोगे। देन यू हैव मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट के लिए आप क्या करोगे? अगर आप मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना चाहते हो तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को आप लेस कर दोगे, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर दोगे। नाउ यू हैव डेफिशिएंट डिमांड, और एक होता था हमारे पास एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड, AD एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड। तो इसमें ये इसका डायग्राम है। तो जब भी इक्विलिब्रियम लेवल से अगर आपका जो एग्रीगेट डिमांड है वो नीचे की तरफ है, इन दैट केस आपके पास एक डिफ्लेशनरी गैप आ जाता है और इसको हम कहते हैं डेफिशिएंट डिमांड। ये आपका AD है और कुछ कर्व आपका इसी तरीके से बनता है, ये इनकम लाइन है। यहाँ पे आपका इनकम आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट शो होता है और एक वाई एक्सिस पे होता है आपके पास एग्रीगेट डिमांड। ऐसे ही आपके पास एक्सेस डिमांड भी होता है जब आपका इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम से आपकी जो डिमांड है एग्रीगेट डिमांड है वो ज्यादा है, इन दैट केस आपके पास क्या आता है? ये वाला पॉइंट, इन्फ्लेशनरी गैप। नाउ कुछ तरीके होते हैं जिससे कि आप इनको सही कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका पूरा एक रिविजन टाइप ही है कि एक्सेस डिमांड क्या होती है? जब AD इज ग्रेटर देन AS, डिमांड ज्यादा है आपके पास सप्लाई से, इन दैट केस आपका इन्फ्लेशनरी गैप आता है। तो रीजंस क्या क्या हो सकते हैं एक्सेस डिमांड के? कि जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो बढ़ गई है, या फिर टैक्सेस जो है वो रिड्यूस हो गए हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया है, इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज आ गया है, या फिर इंपोर्ट्स फॉल हो गए हैं, एक्सपोर्ट राइज हो गए हैं, या फिर डेफिसिट फाइनेंसिंग है। ये सारे केसेस के अंदर जो आपकी डिमांड है वो एक्सेस होती है, मतलब कि AD इज ग्रेटर देन AS। तो इससे क्या क्या हो सकता है आपके पास? तो मैंने कहा था इन्फ्लेशनरी गैप आ जाता है, तो एक्सेस डिमांड के कारण आपके पास इन्फ्लेशन आ जाएगा, मतलब सप्लाई कम है और लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं तो प्राइसेस जो है वो बढ़ने लग जाएंगे। नाउ यू हैव डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड में क्या होता है कि AD इज लेस देन AS। तो यहाँ पे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? सबसे पहला हो सकता है आपके पास प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिक्रीज हो गई है, टैक्सेस इंक्रीज हो गए हैं, या फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो गया। मतलब जो भी चीजें आपने यहाँ पे पढ़ी है ना उसका एग्जैक्ट अपोजिट यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। फॉल इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, राइज इन इम्पोर्ट्स, फॉल इन एक्सपोर्ट्स। नाउ इसका इम्पैक्ट क्या होता है? वो जो प्राइसेस हैं, जैसे एक्सेस डिमांड में आपके प्राइसेस बढ़ जाते हैं वैसे ही डेफिशिएंट डिमांड में आपके जो प्राइसेस हैं वो फॉल हो जाते हैं।
नाउ वी हैव फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट की यहाँ पे इम्प्लीकेशंस दे रखी हैं आपको, बट सबसे पहले फिस्कल डेफिसिट होता क्या है? फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट्स द टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो अगर आपकी जो बोरोइंग्स हैं वो सिर्फ रीपेमेंट ही नहीं करनी होती है आपको प्रिंसिपल अमाउंट की, पर आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। तो इंटरेस्ट पेमेंट जो है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से आपको रेवेन्यू डेफिसिट फेस करना पड़ता है। और ये एक डेट ट्रैप सिचुएशन बन जाती है कि आप एक लोन पे करने के लिए दूसरा लोन लेते हो, फिर दूसरा लोन पे करने के लिए तीसरा लोन लेते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस आपका इन्फ्लेशन राइज हो जाता है, क्योंकि मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी इकोनॉमी के अंदर। जो आरबीआई है वो न्यू करेंसी प्रिंट करेगी ताकि जो भी उनके डेफिसिट रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसको मीट कर सके। देन यू हैव फॉरेन डिपेंडेंस, क्योंकि आपकी कंट्री में इतना पैसा नहीं है कि आप अपने एक्सपेंडिचर को कवर कर सको, तो आप दूसरे कंट्रीज से जाके बोरो करने लग जाओगे। और साथ में क्योंकि आप दूसरे कंट्री से बोरो कर रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आप दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट हो रहे हो। और ये जो पर्टिकुलर चीज है ये हमारी फ्यूचर ग्रोथ को बहुत ही ज्यादा हैम्पर करती है, क्योंकि हमारे ऊपर हमेशा एक फिस्कल बर्डन रहता है, और जो फ्यूचर जनरेशन है उनको भी ये बर्डन जो है वो फेस करना पड़ता है। ना यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज दे रखे हैं रिलेटेड टू योर फिस्कल डेफिसिट। तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, ये आपका टोटल डेफिसिट हो सकता है फिस्कल डेफिसिट, नहीं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल रिसीट्स क्या होती है? रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। तो इस तरीके से आप एक फॉर्मूले से अलग अलग फॉर्मूलेस भी फाइंड आउट कर सकते हो और अकॉर्डिंगली काम कर सकते हो। जैसे अगर आपको कोई पूछे कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट इज योर रेवेन्यू डेफिसिट। ओके, नाउ वी हैव एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो आप लोगों ने पढ़ा था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम और मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। यहाँ पे क्या है, आपके पास और भी टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट रेजीम्स हैं, जैसे कि है आपके पास एडजस्टेबल पेग सिस्टम। तो इसमें क्या है कि मेंबर कंट्रीज फिक्स कर देती हैं एक्सचेंज रेट of their currencies against one particular currency. इसके अलावा you have wider brand system। इसमें क्या है, एक member country can change the value of its currency within a range of 10%। तो अगर उसको change करनी है तो वो या तो 10% तक के बीच में बढ़ा सकती है या फिर उसको घटा सकती है, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। Then you have crawling peg system। उसमें क्या है, ये आपका एक मिडवे है डर्टी फ्लोटिंग सिस्टम और एडजस्टेबल पैग सिस्टम के। इसमें a country specifies the parity value for its currency and permits a small variation around that parity। तो जो parity rate है is adjusted regularly as required by the international reserve of the country, changes in money supply and changes in the price। After that you have effective exchange rate। तो एक होता है आपके पास नॉमिनल एक्सचेंज रेट और एक होता है आपके पास रियल एक्सचेंज रेट। तो नॉमिनल, अगर आपको कोई ये भी पूछे कि नॉर्मल रेट या फिर किसी भी टाइप का नॉमिनल और रियल की अगर हम बात करें, तो नॉमिनल के अंदर कभी भी आपका इन्फ्लेशन जो है वो इंक्लूडेड नहीं होता है। रियल में आपका इन्फ्लेशन जो है उसको आप एडजस्ट करते हो। तो अगर हम बात कर रहे हैं नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, तो यहाँ पे क्या है, इट रेफर्स टू द मेजर ऑफ एवरेज रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ गिवन करेंसी विथ रिस्पेक्ट टू द अदर करेंसी विदाउट एलिमिनेटिंग द इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज। तो मेन चीज यही हुई कि आप यहाँ पर जो प्राइस चेंज है उसको नहीं ले रहे हो, वेराज रियल के अंदर आपको जो भी इन्फ्लेशन का डिफरेंसेस है उनको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ दे रखा है, जैसे अगर आपको नहीं पता है कुछ टर्म्स, फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन क्या होता है। तो डेप्रिसिएशन इज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। एप्रिसिएशन इंक्रीज इन द वैल्यू। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में आप क्या करते हो, जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो गवर्नमेंट फिक्स करती है। नाउ जो कंफ्यूजन होती है हमें, वो होती है डेप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन में। तो डेप्रिसिएशन क्या हुआ, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी।
फॉरेन करेंसी। पर डीवैल्यूएशन में क्या होता है कि हम अपने आप ही जो अपनी करेंसी है उसका जो प्राइस है वो कम कर रहे हैं। रिडक्शन इन प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ ऑल फॉरेन करेंसीज अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रेजिम। ऐसे ही रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, राइज इन प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ ऑल फॉरेन करेंसीज अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रेजिम। देन यू हैव फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, जहाँ पे कि जो आपका एक्सचेंज रेट है वो डिमांड एंड सप्लाई फिक्स मतलब डिमांड एंड सप्लाई जो है उसकी हेल्प से आप डिटरमिन करते हो। मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम के अंदर आप मार्केट फोर्सेस और सेंट्रल बैंक दोनों ही एक रोल प्ले करते हैं। ओके, सो देन यू हैव फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो 3 टाइप के फंक्शन होते हैं, ट्रांसफर फंक्शन, क्रेडिट फंक्शन एंड हेजिंग फंक्शन। स्पॉट मार्केट होता है जहाँ पे कि आपके जो भी रिसीट्स एंड पेमेंट हैं वो इमीडिएटली ही आपको करना है। फॉरवर्ड मार्केट होता है कि जो सेल एंड परचेज है फॉरेन करेंसी का वो एक स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट पे होता है एंड डेट एट अ रेट एग्रीड अपॉन टुडे। यहाँ पर कुछ सिनोनिम्स भी दे रखे हैं आपके, जैसे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को आप पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम भी कहते हो, फ्लेक्सिबल को फ्लोटिंग भी कहते हो, मैनेज फ्लोटिंग को डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हो, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो के नाम से जाना जाता है। नाउ कुछ लोगों को ये दिक्कत थी कि जो आंसर्स दे रखे हैं आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर वो गलत है। तो सी वो गलत है क्योंकि फाइनल आंसर की आपकी बाद में आती है, वो एक टाइप से सैंपल आंसर्स हैं। जैसे जब भी आपका एग्जाम होगा तो आफ्टर 1 या 2 वीक एक करेक्ट आंसर की लिस्ट आएगी। ओके, तो उसमें इसी तरीके से दे रखा होता है कि आपने क्या आंसर दिया है और करेक्ट आंसर क्या था, ताकि आपको पता चल जाए कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हैं और कितने क्वेश्चंस गलत हैं। उसके बाद अगर आपको कहीं पे लगता है कि आपका आंसर सही है या फिर ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट हैं, एक ऑप्शन करेक्ट नहीं है या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप ऑब्जेक्शन रेस करोगे। उसके बाद ये फाइनल की आती है जिसमें कि आपको बताया जाता है। तो अभी जो आपके पास है ना जो पेपर्स डाउनलोड किए हैं उसमें सारे आंसर्स करेक्ट नहीं होंगे, वो सिर्फ सैंपल आंसर्स है। तो हो सकता है कि कुछ करेक्ट हो और कुछ ना भी हो, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये 2009 की फाइनल आंसर की है। तो कुछ क्वेश्चंस जो थे वो डिलीट भी हुए थे, अराउंड 5 क्वेश्चंस डिलीट हुए थे। तो मैं थोड़ी देर के लिए पॉज करूंगी, तो आप या तो आप खुद ही पॉज करके देख लेना ये जो भी है। ओके, और जब आपका ऑब्जेक्शन रेस करने के बाद वो हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस डिलीट हो जाएं, लाइक लास्ट टाइम आपके 5 क्वेश्चंस डिलीट हुए थे। उसके बाद आपका फाइनल आता है, मतलब फाइनल में क्या आएगा, वो आपके जो स्कोर्स हैं वो रिलीज करेंगे। तो जितने भी स्कोर होंगे वो आप अपना स्कोर देख सकते हो। फाइनली जब ये सारा प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद कट ऑफ लिस्ट आएगी, और कट ऑफ लिस्ट जो लास्ट ईयर तक तो ऐसे ही था कि जिनका डायरेक्ट एडमिशन है और जिनका एंट्रेंस बेस्ड है सबकी एक साथ ही कट ऑफ लिस्ट आती है। एंड सपोज कि किसी ने डायरेक्ट से भी अप्लाई किया है और एंट्रेंस से भी अप्लाई किया तो उसका दोनों में नाम आएगा। फिर आपको डिसाइड करना है कि आपको किसके थ्रू एडमिशन लेना है, डायरेक्ट या फिर एंट्रेंस। सिर्फ कॉलेजेस में हो सकता है चेंज आ जाए, तो मतलब इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता है उससे। तो आप किसी से भी एडमिशन ले सकते हो, डायरेक्ट से भी और एंट्रेंस बेसिस पे भी। और जब आपकी वो फाइनल लिस्ट आती है तो फाइनल लिस्ट किस तरीके से आती है, जो भी आपका एडमिशन पोर्टल है वहां पर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी कि आपका एडमिशन सो एंड सो कॉलेज में हो गया, और जो आपका रजिस्ट्रेशन वाला पूरा था ना फॉर्म वो दोबारा से आएगा और उसमें आपका कॉलेज का नाम आ जाएगा कि यहाँ पर आपका एडमिशन हुआ है। तो वही वाला फॉर्म आपको लेके जाना पड़ेगा जब भी आपके एडमिशंस होंगे। सो रिमेम्बर दीज थिंग्स एंड आई होप कि आपका एग्जाम बहुत 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 अच्छा जाए कल। आई प्रे टू गॉड, सो डोंट वरी, अच्छा ही जाएगा। ऑल द बेस्ट।